नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने 32 साल की उम्र में ही बहुत बड़े बड़े पद देखे। कभी सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, कभी टेक्सटाइल मिनिस्टर बने। पिछले बहुत सालों से बीजेपी के चेहरे हैं, टेलीविजन पर आप उनको बहुत देखते होंगे। और इन दिनों फरवरी में उन्होंने बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में ज्वाइन किया है। तो मेरे साथ है शहनवाज हुसैन। अब मैं आपको बता दूं कि शहनवाज हुसैन जो है, इनकी पूरी पॉलिटिकल ग्राफ को हम लोगों ने सालों साल से देखा है, काफ़ी बढ़ते हुए देखा है, कहीं पर पहुंचते हुए देखा है। तो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात सबसे पहले ये ज़रूर करेंगे कि शहनवाज जी, क्या हुआ, आपको ये डिमोशन मिला है या प्रमोशन? देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, चाहे वो केंद्र में करें या राज्य में करें, वो एक तरह से सेवा में लगाया जाता है। आप कहीं पे खड़े करें, यानी अगर जो फौजी है उसको बॉर्डर पे भी भेजते हैं, और कई बार अगर देश में दिक्कत है तो देश में भी तो ब्रिगेडियर जो है वो सोल्जर थोड़ी बन जाता है। नहीं, हम लोग ये ब्रिगेडियर और सोल्जर का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का हुक्म हुआ, उन्होंने जब एक दिन हुक्म किया जाओ कश्मीर कमल खिला के दिखाओ, तो गए। 48 दिन कश्मीर रहे और कमल घाटी में खिला। मेरी पार्टी ने मुझे भेजा किशनगंज, जो ऐसी सीट थी, आपको मालूम है कभी बीजेपी नहीं जीती। और जब मुझे भेजा तो मैं उमा भारती जी से आशीर्वाद लेने गया, तो उन्होंने कहा देख, जीतेगा तो नहीं लेकिन लड़ेगा तो थोड़ा नाम हो जाएगा। मैंने कहा दीदी आशीर्वाद तो दे देती। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके कमल खिला के दिखाया। मुझे जहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा दंगा हुआ भागलपुर में एक ज़माने में, उस जगह जहाँ 85% हिंदू आबादी है, 15% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया और मैं वहाँ गया, वहाँ से जीत के पार्लियामेंट में आया। इस बार हुक्म हुआ, नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि पार्टी का हुक्म है, प्रधानमंत्री जी का हुक्म है कि आपको बिहार जाना है और MLC बनना है। हमने स्वीकार किया। और पिछली बार भी 2015 में भी पार्टी ने कहा था कि आप विधानसभा लड़ें, तो हम नहीं लड़ पाए थे, लेकिन पार्टी ने भेजा और मुश्किल काम है, कहा कि जाओ बिहार में उद्योग लगा के दिखाओ, तो उद्योग का काम मिला। पूछना चाहती हूँ, ये बताइए शहनवाज जी कि 2014 में जब आपका झंडा काफी ऊपर था, आप विपक्ष में थे और पार्लियामेंट के अंदर थे, बीजेपी उस समय विपक्ष में थी 2014 के इलेक्शन के पहले। उस समय आप जीत के आए थे, दोनों बार आप जीत करके आए थे। आप वाजपेयी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, बड़ा जलवा था उस समय की ये तो शहनवाज हुसैन है, 32 साल में सिविल एविएशन जैसी मिनिस्ट्री इनको मिल गई है। ऐसे वाले शहनवाज हुसैन को 2019 में आपको टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब तो यही सोच रहे थे कि भाई अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। बीजेपी के मुस्लिम फेस है, बीजेपी के प्रवक्ता है, पार्टी की बात को बड़े जोर शोर से रखते हैं। देखिए, जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर माथे पे होता है। हमारी पार्टी ने, नीतीश कुमार जी की पार्टी से 14 में हमारा गठबंधन नहीं था और मैं लेस देन 1% वोट से भागलपुर से चुनाव में हारा था, क्योंकि मैंने 9-10 दिन बाहर ही प्रचार कर रहा था। तो मैंने 5 साल मेहनत की, लेकिन जब पार्टी का हुक्म हुआ कि ये जो भागलपुर की सीट है, जो हारी हुई जितनी सीट थी, उसमें एक सीट अररिया को छोड़कर सारी सीट जदयू के कोटे में गई। और जब गठबंधन में वो सीट चली गई तो वहाँ बीजेपी लड़ी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे टिकट नहीं दिया, वो सीट ही नहीं थी, तो सीट गई नीतीश जी के गठबंधन। तो लगा होगा ना बहुत जोर नहीं का। ये बात सही है। देखिए, जब आदमी चुनाव जिस इलाके से लड़ता है, भागलपुर के लोगों को जितना मेरे से ज़्यादा दुख था, क्योंकि हमने 5 साल पूरी थोड़े वोट से रह गए थे, तो पूरी तैयारी की थी और मेरे कल्पना में नहीं थी कि हम चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। और मैं तो केंद्रीय चुनाव समिति का भी सदस्य हूँ, जहाँ निर्णय होता है। तो वही निर्णय के वक्त में पता लगा थोड़ी देर कबल कि ये सीट भागलपुर की जदयू गठबंधन में आपसी सहमति से दी है। मतलब मैं पता काट दिया नहीं, वो सहमति से सीट गई, 5 सीटिंग सीट भी गई। तो जब नहीं लड़े तो थोड़ा ये मैं कहूँ कि झूठ बोल दूँ आपके सामने कि दुख नहीं, दुख तो हुआ, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे इतना दिया है। आप समझिए, इंडियन हिस्ट्री में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। मैं कोई नेता पुत्र भी नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षक पुत्र हूँ। और मेरी पार्टी ने मुझे
6 मंत्रालय दिया, इतने साल से पार्टी का फेस प्रवक्ता बना के रखा, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बना के रखा, अभी भी मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। तो मैं मानता हूँ कि अगर पार्टी ने इतना दिया और अगर एक बार वो सीट नहीं मिली, अगर रहती सीट और लेकिन तब नहीं आप ये देती तो तो जरूर मानेंगे ना कहते। कि आप चूंकि एक मुस्लिम फेस हैं, इसलिए पार्टी को आपको बहुत कुछ देना, मतलब हर समय चूंकि एक चेहरा जी, दिखाना नहीं था, एक वो- मुस्लिम चेहरा दिखाना था, इसलिए उन्होंने- शहनवाज हुसैन को नहीं, आगे कर दिया। हमें कभी भी, देखिए मैं बीजेपी में कार्यकर्ता बन के हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान के चश्मे से अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती तो बीजेपी थोड़ी ज्वाइन करता। मैं हरदम ये कहता हूँ, मैं लोकसभा अनुराधा जी जीत के आया, किशनगंज, भागलपुर, यानी लगातार 13वीं, 14वीं, 15वीं लगातार 3 लोकसभा कोई मुस्लिम कार्यकर्ता बीजेपी में जीता है तो वो सिर्फ शाहनवाज हुसैन है। मैं हरदम लोकसभा से जीत के आया हूँ, मैं कभी राज्यसभा से नहीं रहा हूँ। अभी पहली बार मुझे विधान परिषद के जरिए सरकार में मौका मिला है। तो मुझे पार्टी ने मेरा कभी तुष्टीकरण नहीं किया, लेकिन कभी मुस्लिम होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत आ रही हो ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। हाँ, ये सही है कि ज़्यादा ही प्यार मिला है, कहीं उसको आप तुष्टीकरण कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन अटल जी, अडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी थे जब मैं युवा मोर्चा में था, उनके साथ काम करने का बचपन से काम किया है। और काम करते हुए कई बार होता है कुछ गलती भी हो गई होगी, लेकिन पार्टी ने कभी ये नहीं माना, कभी बहुत दौड़ देखा, अयोध्या का आंदोलन देखा जब बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले गए। आज तो हमारी पार्टी में कोई भी आ सकता है, एक से एक मुस्लिम नेता हमारे पार्टी में आए हैं और कई बेल बजा रहे हैं बीजेपी में आने के लिए। लेकिन हमने वो दौड़ भी देखा है कि अगर नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं तो लोग ताने दे रहे हैं कि साहब आप राम मंदिर वाले हो, आप यहाँ नमाज पढ़ने कैसे आ गए। तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है आसान। लेकिन आपकी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है तो आपको लगता है कि उसको संभालना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है? सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो अभी तो सब जितने बोलते हैं ना कि शिव जी के जितने गण हैं वो भी सब आ गए होंगे पार्टी में, क्योंकि पार्टी पावर में है, लोगों को लगता है। तो पर उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। बीजेपी का सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे एक ऐसे नेता हैं जिनसे पूरे दुनिया के लोग प्यार करते हैं, आज दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और सौभाग्य है कि बीजेपी के पास है। कांग्रेस की कमजोरी होगी, उनके पास राहुल जी हैं, और हमारी ताकत है कि हमारे पास मोदी जी हैं। तो जब नेता हो, जैसे अटल जी हमारे नेता थे, तो अटल जी के वजह से बहुत से लोग प्रभावित होते थे, बीजेपी में आते थे, जबकि संगठन का काम बहुत बड़े बड़े लोग करते थे। उसी तरह आज मोदी जी ने जिस तरह काम किया, डेवलपमेंट की राजनीति तो बड़ी तादाद में लोग आए। मोदी जी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत नाम है, लेकिन जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसको संभालना मुश्किल काम होता है। कहाँ इतने अच्छे से तो हम संभाल लें, जो पार्टी छोटी है वहां 23 नेता रूठ जाते हैं, रूठे लोगों का 23 का ग्रुप बन जाता है G23। हमारे यहाँ कोई रूठा नहीं है, कोई टूटा नहीं है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली वो काम कर रहा है। कई लोग राज्य में काम कर रहे हैं, कई लोग केंद्र में काम कर रहे हैं। और ये नहीं है कि जो केंद्र में मंत्री हो गए वो बड़े हो गया, जो राज्य में चला गया वो छोटा हो गया, या जो संगठन में काम कर रहा है वो एकदम छोटा है, ऐसा नहीं है। पार्टी का वर्कर है, खड़ा किया गया है रणनीति के तहत, ये लेयर 1 पे खड़ा रहेगा, ये लेयर 2 पे खड़ा रहेगा, ये लेयर तो डंडा 1 पे चलता खड़ा है, रहेगा। मतलब पूरा कोई नहीं, डिसिप्लिन पार्टी जरूर है। हाँ। और यहाँ ये सही है कि हमारी पार्टी में पार्टी विद डिफरेंस इसलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ सत्ता के लिए राजनीति नहीं है। हमारे यहाँ कोई पद पर है, बहुत से महत्वपूर्ण लोग हैं जो मंत्री नहीं बने हैं, बहुत से, आप तो जानती हैं संघ और के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, वो उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला। बीजेपी में भी कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनसे कम टैलेंटेड लोग बहुत आगे निकल गए होंगे, लेकिन पार्टी ने कहा कि संगठन में काम करना है, वो संगठन में काम अच्छा, ये बताइए कि आप बड़े आजकल छप रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि ये तो ट्विटर वाले मंत्री हैं, ये सोशल मीडिया वाले मंत्री हैं, दिन भर आप अपने मुख्यमंत्री से ज्यादा चमकते दिखते रहते हैं, क्या बात है? नहीं, देखिए हमें मुख्यमंत्री जी की पूरी दुआएं हैं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और पूरा उनका विश्वास मेरे पे है। मैं केंद्र में नीतीश जी के साथ 5 साल मंत्री रहा हूँ, तो पुराना परिचय है। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनका पूरा मैंडेट है कि आप जाकर पूरी ताकत से उद्योग लगाने में लगी, और मैं काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक जो हम एक्टिविटी करते हैं, बिहार गए, लोग कहते थे कि बिहार में कोई नहीं आएगा,
लेकिन आज बिहार में माहौल उद्योग का बना है। और पहली बार समझिए, ठाकुर बाबू जो उद्योग मंत्री थे, उसके बाद पहली बार मुझे ये जिम्मा बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे मिला है। उद्योग विभाग बीजेपी के पास ठाकुर बाबू के बाद बीजेपी के पास ही आया पहली बार। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पूरी ताकत से लगिए, तो हमने शुरू किया, इथेनॉल पॉलिसी बनाई, हमने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई, हम टेक्सटाइल की पॉलिसी बना रहे हैं। मेरा सवाल यही है शहनवाज जी कि इतने साल से आपके सपोर्ट और आप लोग गठबंधन में हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आपके बीजेपी से निकले, लेकिन बिहार में उद्योग किसी ने सोचा ही नहीं। ना कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ना कोई वहां पे ब्रांडिंग के लिए आता है, ना कोई वहां पे, ऐसा क्या है? तो आप लोग इतने साल से क्यों उनके साथ रहे, जिसने अगर देश में प्रदेश में विकास का काम ही नहीं किया? अगर उद्योग लगेगा तो काम होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखिए, दिक्कत ये है कि पहले बिहार की क्या हालत थी, परसेप्शन क्या था बिहार के बारे में, उस पर तो फिल्में बन गई, अपहरण, गंगा जल, शूल, ये सब फिल्में बनती थी। जब कोई बिहारी को दिखाना हो तो किसी को नहीं पता कि अनुराधा प्रसाद बिहार की हैं। वो दिखाएंगे गमछा रखा हुआ, बंदूक लटका हुआ, गोली चलाता हुआ, बिहार की इमेज ये बनाई। और बिहार की इमेज के, उस इमेज के बाद नीतीश जी को जब जिम्मा मिला तो वहां तो उद्योग के नाम पे पहले कहते थे अपहरण उद्योग है, तो जिम्मा मिला। देखिए, रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि, इसमें नीतीश जी ने कमाल का काम किया है। जीडीपी में हमने बड़ा रोल देश का अदा किया है। अब सब कुछ कर लिया है, अब उद्योग की बारी आ गई है, हम उद्योग लगा रहे हैं। अभी कोरोना काल में हमने 35,000 करोड़, देश में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कहाँ आया? बिहार के अंदर आया। अभी हम इथेनॉल पॉलिसी में अगर केंद्र से हमें कोटा, आपका इंटरव्यू जब रिलीज होगा तो हो सकता है हमारा कोटा रिलीज हो जाए, तो एक दिन में 29 फैक्ट्री लग जाएगी अलग अलग जिले के अंदर। और मक्का जो है वो हमारे यहाँ है, पानी अच्छा है, हम टेक्सटाइल पॉलिसी ला रहे हैं, हम पूरा हब बना रहे हैं टेक्सटाइल का बिहार को। बिहार के लोगों में इतना दम है, जब कोरोना काल में बिहार के लोग लौटे तो ज्यादातर उसमें टेक्सटाइल वर्कर थे। लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दीजिएगा? एकदम सिक्योरिटी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, अभी आप देख लीजिए, कास्ट की राजनीति फिर से वहां पर चरम पर पहुंचने लगी है। जो सिक्योरिटी की हालत है, कहीं अपहरण होने लगा है, कहीं लोगों को मार दे रहे, तो ऐसा तो है नहीं। अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई बिजनेसमैन क्यों आके वहां इन्वेस्टमेंट करेगा? आप तो पटना की रहने वाली हैं। पटना में अभी एक बड़े बिजनेसमैन आए और मुझसे 2 दिन बाद मिले, जो टॉप 5 में बिजनेसमैन। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद मिले और अटल पथ पे देखा, रात में 12 बजे एक लड़की स्कूटी चला के जा रही है और ये चमकता हुआ बिहार, पटना उनको दिखा। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किसी भी अन्य राज्य से बेहतर है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड निकालिए। अब गोली तो लंदन में भी चल जाती है और मैनहट्टन में भी चल जाती है, बर्लिन में भी चल जाती है, कहीं पर वो हत्या तो यहाँ दिल्ली में भी हो जाती है, तो मुंबई में होती है। तो 1-2 घटना से पूरा बिहार बदनाम नहीं किया जा सकता। अगर परसेप्शन का प्रॉब्लम है शहनवाज जी, अगर परसेप्शन का प्रॉब्लम है, इतने साल से आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोग रहे, आप लोगों के पास फाइनेंस था, आपके पास तमाम ऐसे बड़े अभी भी फाइनेंस है, बहुत सारे हेल्थ था, बहुत सारे विभाग थे, तो परसेप्शन क्यों नहीं बदल पाए? देखिए, इतना अंधेरा था, इतना बिहार के बारे में बुराई फैली हुई थी कि उसको ठीक करने में वक्त लगा। ये मैं स्वीकार करता हूं कि जितना इंडस्ट्री लगना चाहिए उतना नहीं लगा पाए, लेकिन मैं ये भी कुछ भी नहीं लगा। हाँ, ये भी है कि अब अगर आपने खुद जेन्युइनली अगर ऑडिट किया होगा तो आपको पता चला होगा कि कुछ भी नहीं लगा वहां पे। इसलिए हमने उद्योगपतियों को घूम कर, आपको लग रहा होगा मैं यहाँ जा रहा हूँ, टेक्सटाइल का कॉन्फ्रेंस, लेदर का कॉन्फ्रेंस, अभी मैं भिलवाड़ा जाने वाला हूँ, मुंबई गया, कलकत्ता गया, हौजरी वाले को बुलाया। मैंने उनसे कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और कहा एक बार तो आइए बिहार में, कम से कम एक बार आकर देखिए, क्योंकि बाहर से जो परसेप्शन बनाया हुआ है ऐसा नहीं है। बिहार में जब से मैं उद्योग मंत्री बना हूं 501 एकड़ जमीन हम उद्योगपतियों को अलॉट कर चुके हैं। जब आपके बीच में बात कर रहे हैं, करीब 37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आ चुका है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 168 एकड़ का हम बनाने जा रहे हैं। आप तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो नीतीश जी खुद नहीं इनसिक्योर हो जाएंगे? नीतीश जी को इससे ज्यादा क्या खुशी है? देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो टीम के कैप्टन होते हैं और उनकी पूरी कैबिनेट होती है। तो अगर उनका एक मंत्री काम कर रहा है, आपको मैं बता दूं, जब मैं चाहता हूं उनसे मिल लेता हूं, जब चाहता हूं बात कर लेता हूं, और मेरा जो हर कदम है उसके पीछे नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है।
मैंडेट है पूरी तरह। कहा तो मैं ये हर भी बात जा रहा उनको है, बताता कहा हूं। तो आपके लिए ये भी जा रहा है कि आपकी पूरी ब्रांडिंग हो रही है कि जिस दिन पाए तो बीजेपी धीरे से नीतीश जी से थैंक यू कर दे। नीतीश जी तो हमारे साथ थे, हैं, और आने वाले दिनों में भी जेडीयू बीजेपी का गठबंधन रहेगा। क्या बात और कर ये रहे जो सरकार नीतीश जी की पार्टी जेडीयू आजकल आरजेडी से बहुत गलबहियां कर रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है एकदम कि बिहारी शब्द मैंने इसीलिए यूज किया है। अभी तो आमने सामने की लड़ाई एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे 2 विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और वहां दोनों जगह जेडीयू का उम्मीदवार एनडीए का जीतेगा। लेकिन जेडीयू के अंदर में बहुत खलबली है, क्योंकि जब से ये कास्ट कंसेंसस की बात शुरू हुई है, जब तो जातिवाद जो है वो ऑब्वियसली बिहार का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है बिहार में। मैं तो सेंसस उसमें लगा हूं कि कितने उद्योग लगे, उसका सेंसस का हिसाब हमसे लीजिए। कास्ट सेंसस की जहां तक बात है, कई बार ऐसा देखिए, जेडीयू अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है, उनका झंडा अलग है, उनके नेता अलग है, उनका निशान अलग है, हमारे नेता अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारा निशान अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारा उनका गठबंधन है, और गठबंधन है बिहार की तरक्की के लिए, और इसलिए हम लोगों ने ऐलान करके लड़ा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। कितनी सीट किस पार्टी को आई ये सवाल नहीं था, आज वो मुख्यमंत्री हैं। 2025 तक उनके नेतृत्व में ये सरकार रहेगी। ईमानदारी से हम गठबंधन चलाने वाली पार्टी हैं, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा, और आज नीतीश कुमार जी के साथ ये सरकार चलेगी। और हमने कमिटमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, हमारा ये कमिटमेंट है कि हमने जो उद्योग और रोजगार का वादा किया है, क्योंकि पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार पे हुआ, तो हम लोग उसमें लगे हैं। और मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र के सारे मंत्री, राज्य के सारे मंत्री, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर हम उद्योग का जाल कह रहे हैं कि अब जब चूंकि अपने जिसे कहते हैं एक एज पर आकर के लालू और नीतीश दोनों ने अब बड़े हो गए, उम्र हो गई, तो अब सब साथ आने की कोशिश में है। इसका इम्पैक्ट बीजेपी पर तो होगा। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, मैंने तो कहीं नहीं सुना है कि कोई साथ आने वाले। क्या क्या शब्द बोले गए नीतीश जी के बारे में आरजेडी की तरफ से, तो वो कहीं पर। और क्यों नीतीश जी आरजेडी के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी जैसी एक मजबूत पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है और 2025 के कमिटमेंट के साथ खड़ी है कि 25 तक हम आपके नेतृत्व में बिहार को चलाएंगे, तो उनको क्या जरूरत है। ये तो दिल्ली में कुछ लोग गॉसिप चलाते हैं कि ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की ये सरकार 2025 तक चलेगी, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम औद्योगिक क्रांति भी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से करके दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप अपने लीडर नरेंद्र मोदी को खूब फॉलो करते हैं, इन द सेंस कि जितना होता है, जितना ट्वीट वो करते हैं उससे आप ज्यादा करते हैं, जितना सोशल मीडिया पर वो दिखते हैं उससे आप ज्यादा दिखते हैं, टेलीविजन पर तो आप दिखते ही रहते हैं। नहीं, मेरे तो खूब जबरदस्त ब्रांडिंग चल रही है। मेरे तो ट्विटर हैंडल पर भी मेरी तस्वीर नहीं है, तो दिल में भी मोदी है और मेरे ट्विटर के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी। तो मतलब लोग जो ट्विटर देखते हैं उसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का डीपी लगा है, वो तो दिख जाता है कि मैं बैठा हूं, लेकिन जो तस्वीर होती है मैंने वहां भी उनको लगाया, क्योंकि मैं मानता हूं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी एक आइडियल हैं किसी भी राजनेता के लिए, कि देखिए गुजरात में गए तो गुजरात का कायाकल्प करके दिखाया। अब मैं बिहार गया हूं तो मैं उन्हीं को मानता हूं कि अगर स्टेट में जाकर आप कायाकल्प कर सकते हैं तो पूरे देश में आपकी इज्जत बढ़ सकती है। तो मैं एक मुश्किल मिशन हमें जरूर मिला है, ये मैं मानता हूं कि ये आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो उद्योग लगाने की बात जब हम करते हैं तो कई लोग अभी से लिखते हैं कब लगेगा, तो हमने तो देखा अभी जयपुरिया साहब वहां गए, 50 एकड़ जमीन दी हमने उनको बेगूसराय में, बरौनी में, और दिसंबर में पेप्सी का प्लांट इनॉग्रेट करेंगे, और भी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। तो अब इनॉग्रेशन का दौर है, और मैं न्यूज़ 24 पर जिम्मेदारी से कहता हूं, हम आपको शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे, अब इनॉग्रेशन में बुलाएंगे। और आप बिहार की हैं, आपके हाथों से भी कोई उद्योग खुलेगा तो हम आपको नारियल फोड़वाएंगे, आपको बुलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी शेरो शायरी का जिक्र शुरू कर दिया, तो मुझे ये पता है कि जब आप रेणु जी को फॉलो कर रहे थे, अपनी पत्नी रेणु जी को फॉलो कर रहे थे, तो अब तब रोज उनको एक शायरी चिट भेजते थे। वो तब व्हाट्सएप नहीं था। तो कौन सी शायरी सुनाते थे, ये बताइए पहले। नहीं, देखिए वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो हम लोग 8-9 साल दोस्त रहे,
बस में मिले थे और धीरे धीरे दोस्ती। शायरी मुझे बताइए ना। उसके बाद हमारी शादी के बाद जब 25 साल शादी के पूरे हो गए, उसके बाद शायरी बचती है क्या? जब आप जीवन के 25 साल अच्छे से निकालते हैं तो अब तो रेणु जी की कविता, वो कविता पढ़ती हैं, मैं उसको सुनता हूँ कई बार, अब तो शायरी सारी भूल गया हूँ उनके सामने। अब डर है, डंडा चलता है? नहीं, डंडा नहीं चलता, लेकिन ये सही है कि वो पूरा घर संभालती हैं और मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने राज। तो आगे शहनवाज हुसैन के लिए आगे क्या? आगे बिहार में ठाकुर बाबू के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते जो ये जिम्मा मिला है और जो चमक बिहार में श्री बाबू के वक्त में उद्योग की थी, वो चमक लाना, क्योंकि झारखंड बट गया। अगर बिहार इकट्ठा था तो उद्योग की कमी नहीं थी, लेकिन झारखंड बट गया तो हमारे पास तो बरौनी ही बच गया, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम की जो कंपनी है। लेकिन अब बड़े बड़े उद्योग कैसे आए? तो हमने कहा है कि बिहार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छा है, बगल में नेपाल है, उधर ईस्टर्न यूपी है, पूरा नॉर्थ बंगाल है, वो जो एशिया का कॉरिडोर बना है वो है। तो कोई बिहार में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 55 करोड़ की आबादी को वहां से वो फील कर सकता है। एक बात बताइए कि हर कोई कहता है और मानता है और है भी कि लोक जनशक्ति पार्टी को तुड़वाने में बीजेपी का हाथ है। नहीं, हमारा तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि आज की डेट में बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़े के बीच में कहां पर किसके साथ है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी से जो बीजेपी का समझौता हुआ था, आपको मालूम है कि उसमें मैंने एक रोल अदा किया था। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल भी आपसे हमारे रामविलास जी से बहुत अच्छे वाले रिश्ते थे। मेरी जो उनकी आखिरी मुलाकात थी वो 2.5-3 घंटे थी, वो उठने नहीं दे रहे थे। बाद में नहीं पता लगा कि वो आखिरी मुलाकात थी। तो उनसे बहुत अच्छा रिश्ता रहा। लेकिन दूसरी पार्टी में क्या होता है, इसमें बीजेपी नहीं पड़ती। अब लोक जनशक्ति पार्टी में जो अलग से उनके यहाँ टूट हो गई पारस जी और चिराग जी के बीच में, और वो जो ज्यादातर सांसद थे वो पारस जी के साथ आए, और पारस जी यहाँ मंत्री हैं। तो अभी वो ये तो मंत्री तो बनाए गए ना, टूट के बाद बनाए गए, बहुमत उन्हीं के। वो एमपी में जब सारे एमपी उनके साथ थे तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो कोटा है मंत्री का, वो उनको दे दिया गया। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी इकट्ठी हो, एकजुट हो, आपस में मिलके रहें, तो ये हम तो चाहेंगे ही। तेजस्वी एक साथ जाएंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ये तो कहने की बात है, कौन किसके साथ जाएगा। क्या अभी 2024 में बहुत वक्त है लोकसभा के चुनाव में, और 25 में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले हमारी नज़र तो एक ही है कि बिहार में उद्योग लगाना है। क्योंकि मैं आज आपके सामने हूँ, अगर साल भर बाद मैं रिजल्ट लेकर नहीं आऊंगा तो आप कई सवाल करेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पूरे देश में उद्योग लगा है, अब बिहार के अंदर भी उद्योग लगे, इसके लिए केंद्र की भी कोशिश है और नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य की भी कोशिश है। चलिए, शहनवाज हुसैन, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में शहनवाज हुसैन। मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलती हूँ किसी पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।